ठीक है, जो हम बुक की स्टार्टिंग है वहीं से चलते हैं, उसमें एक सीक्वेंस में चलेंगे तो जिसकी जो भी चैप्टर्स होंगे, जो आपका मतलब पर्सनल क्वेरी था, उस सीक्वेंस में आपका क्वेरी कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे जो पहला चैप्टर है वो जीएसटी का है। ठीक है, ध्यान से सुना बेटा सभी जो भी हैं, क्योंकि अब ये जो रिवीजन आपको दे रहे हैं फुल एंड फाइनल रिवीजन है, इसके बाद से अब शायद कोई रिवीजन नहीं मिलेगा। अब आप सीधे एग्जाम में बैठोगे। तो जीएसटी अगर हम स्टार्ट करते हैं तो जीएसटी की किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सीरियल जीएसटी के किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, पहले तो कंसेप्ट आपके सामने प्रॉब्लम होनी चाहिए कि प्रॉब्लम है क्या, और अगर प्रॉब्लम है तो इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, और तब कौन कौन से स्टेप है जिसको आप सॉल्व करोगे। इन तीन चीजों का किसी भी क्वेश्चन में इंपॉर्टेंस बनता है, और ये तीनों चीजों आपको फॉलो करना चाहिए। तो जीएसटी की अगर बात करें तो पहला तो क्वेश्चन यही राइज होगा कि जीएसटी में किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जो पॉसिबिलिटीज है वो पहला टाइप टाइप वन आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे, टाइप वन, टाइप वन इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। अब इस टाइप वन में क्या हो सकता है, जैसे मान लो सपोज दैट कि आप किसी शॉपकीपर पे किसी शॉप पे जा रहे हो, या किसी शॉपिंग मॉल में जा रहे हो, वहां पे आप परचेजिंग कर रहे हैं। टाइप वन क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। टाइप वन में अगर आप किसी शॉपिंग मॉल में जा रहे हैं या किसी शॉपकीपर के पास जा रहे हैं और आप परचेजिंग कर रहे हैं, तो परचेजिंग के बाद क्या होता है, आपको एक बिल मिलता है, बिल अमाउंट। तो आपको लिखा रहता है बिल अमाउंट, और बिल अमाउंट के नीचे लिखा रहेगा प्लस जीएसटी, और वो टोटल ऐड करके आपको पेमेंट करना पड़ता है। ठीक है, अब कैसे फाइंड करेंगे, अगर आपको क्वेश्चन कैसे आएगा, अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो, ये सपोज दैट कि someone has gone to shopping mall to purchase certain items and what he or she has purchased, suppose that पहला आइटम जो है, यहाँ पर हम पूरी एक क्वेश्चन का डिटेल दे रहे हैं आपको। जैसे मान लो यहाँ पे लिख दो आइटम, ठीक है, सीरियल नंबर जो आपके सीक्वेंस में चलता है, जो आपके बिल में जैसे बिल निकल के आता है वैसे ही आपको दिखा रहे हैं, सीरियल नंबर, आइटम, ठीक है, और नंबर ऑफ, या यहाँ पे लिखा रहता है क्वांटिटी, क्वांटिटी, ठीक है, और फिर यहाँ पे लिखा रहेगा रेट, रेट के बाद अमाउंट, अमाउंट ऐसे लिखा रहेगा, सीरियल नंबर, आइटम, क्वांटिटी, रेट, रेट ऑफ जीएसटी यहाँ पे है, ठीक है ना। या इसमें दो पार्ट में हम लिख देते हैं, इसको थोड़ा सा दो पार्ट में कर देते हैं, क्वांटिटी के बाद से कॉस्ट यहाँ पे कर दे रहे हैं, एंड देन जीएसटी कर दे रहे हैं, और उसके बाद तब यहाँ पे दे रहे हैं टोटल, टोटल अमाउंट ऐसे लिख रहे हैं। टोटल अमाउंट का कॉलम आपको नहीं दिख रहा होगा, टोटल अमाउंट को शॉर्ट में यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इतना तो दिख रहा है। देखो, अब इसमें आप किसी शॉपकीपर पे किसी शॉप में गए या शॉपिंग मॉल में गए, आपने परचेजिंग किया, और सबसे पहला जो परचेजिंग किया क्या, आपने टी जो है लिया, ठीक है, क्वांटिटी सपोज दैट वन किलोग्राम आपने टी जो है परचेज किया, 1 किलोग्राम आपने टी परचेज किया, और उसकी कॉस्ट आपको मिल गया 200, 200, ध्यान से समझना। 1 किलोग्राम आपने टी परचेज किया, उसकी कॉस्ट 200 हो गया, मतलब 200 पर किलोग्राम, और इस पे आपने जीएसटी कितना दिया, 12%। जीएसटी क्या, इसमें जीएसटी में अगर आपने कैलकुलेट किया पहले का, मान लो 10% मान लो जीएसटी ऑन टी,
जीएसटी है 10%। तो जो कॉस्ट प्राइस है उस पे आप जीएसटी फाइन करो, ठीक है ना। तो 200 पे जब आप जीएसटी 10% फाइन करोगे तो 10% डिवाइडेड बाय 10% मीन्स 200 मल्टीप्लाई बाई 10 अपॉन 100 कैंसिल आउट, दिस इज इक्वल टू 20। So the GST amount is 20. So here how can you find it? 10% of 200. 10% of 200 equal 1 minute बेटा। थोड़ा सा और आपको दिखेगा, ठीक है। 10% of 200 equal 10% of 200 is equal how much? 20. Now the total amount is 220 rupees. टोटल अमाउंट आ गया। इसके बाद सेकेंड स्टेप में आपने शुगर खरीदा है, ठीक है, और सपोज दैट कि 5 किलोग्राम आपने शुगर परचेज किया हो। रेट यहाँ पर रेट का कॉलम नहीं दिया हुआ है। रेट अगर सपोज दैट कि 40 रुपीज पर किलोग्राम, 40 रुपीज जो है पर किलोग्राम अगर आपने परचेज किया हुआ है तो 5 किलोग्राम का सीधे आ गया 200। तो ₹200 जो है इसका कॉस्ट बनेगा। अब आपसे कह रहा है कि शुगर पे 5% जीएसटी है, तो 5% जीएसटी जब निकालोगे 5%, तो 5% मीन्स 5 मल्टीप्लाई 200 डिवाइडेड बाई, क्लियर। 5% मीन्स देखो यहाँ से दिखा रहा है 5% मीन्स 5 अपॉन 100 इंटू 200। क्यों? क्योंकि 200 आपका कॉस्ट आया है 5 किलोग्राम का और 5% इसमें जीएसटी चार्ज हुआ है, तो 5% मीन्स 5 अपॉन 100 इंटू 200, 100 एंड 100 कैंसिल आउट, दिस वन इज ₹10। So the GST amount is 10 rupees. Now the total is 200. ऐसे ही है। अब ऐसे ही अगर आप परचेजिंग करते जाओगे तो कुछ आइटम्स आपको परचेजिंग करेंगे, ठीक है। सपोज दैट कि आपने 1 2 3 जितना भी आइटम आपने परचेज किया, परचेज हमने सिर्फ यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे 2 आइटम लिया हुआ है। अगर बिल अमाउंट की बात करें तो बिल अमाउंट में जो नीचे कॉलम आएगा उसमें एक तो टोटल अमाउंट, एक तो अमाउंट आएगा, फिर तो जीएसटी आएगा, फिर टोटल अमाउंट आएगा। तो जीएसटी देखो 20 एंड 10 30 हो गया। तो अगर यहाँ से ऐसे निकाले जीएसटी, पहले तो अमाउंट आ जाएगा 200 200 400 ये, और जीएसटी आ गया इक्वल टू 30। टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा? टोटल जो है 400, टोटल 430। में से टोटल 430 रुपीज यहाँ पे आपको जीएसटी पे करना पड़ा है। सॉरी, टोटल अमाउंट आपको कितना देना पड़ा है? 430 रुपीज, ठीक है, जिसमें आपको जीएसटी कितना देना पड़ा है? 30 रुपीज। अब ये जो परचेजिंग हुआ है, अभी ये जो परचेजिंग आप देखे हो, ये परचेजिंग आप जिस जगह पे जिस लोकेलिटी पे रह रहे हो उसी लोकेलिटी में परचेजिंग किया है आपने, मतलब सेम लोकेलिटी। अगर ऐसे कहें दूसरे वर्ड में, अगर सेम स्टेट में परचेजिंग करें तो डायरेक्ट जो यहाँ पे टैक्स आपने दिया हुआ है 30 रुपीज, ये डिवाइड होगा 2 पार्ट में, सीजीएसटी और एसजीएसटी। अब एसजीएसटी कितना जाएगा और सीजीएसटी कितना जाएगा? 30 रुपीज अगर आपने जीएसटी कलेक्ट किया हुआ है तो 15 रुपीज जो है सीजीएसटी होगी और 15 रुपीज एसजीएसटी, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया? अगर सर्टेन सपोज, अब देखो टोटल आपका टाइप 1 बता रहे हैं, सपोज दैट यू हैव परचेज्ड सर्टेन आइटम्स from a shopping mall or a shops from any anywhere, then you will pay us total amount for that item with GST tax. This is the total amount including GST. Now here in this purchasing,
30 rupees is GST, and this GST will distributed into two CGST and SGST. So that is just half of that. 15 rupee SGST and 15 rupee CGST will be distributed here. Okay. Now the next one. अब ये जो परचेजिंग हुआ वो टोटल एक ही जगह पे हुआ। आप जिस जगह पे गए हैं वहीं पे परचेज किया है, तो आपने एक सेम लोकेलिटी पे परचेज किया है, तो इसको कहते हैं इंट्रा स्टेट सेल्स। ठीक है। अब यहाँ पे बात आते हैं कि अगर सपोज दैट सम businessmen are there and they are doing business in the same state, and some businessmen are there and they are from different states. So there may be two cases here. If they belongs to the same state, then that is intra-state. Intra-state, देखो intra-state सेम स्टेट की बात करेंगे, सेम स्टेट, तो सेम स्टेट को बोलते हैं इंट्रा-स्टेट। Intra-state, if they belongs to same state, and if different state, then this is known as interstate. Interstate. So here there are two type of selling. One is same state, that is intra-state selling, and the second one is from different state. This is known as interstate selling. Now come to see what is the intra-state selling and how will you calculate the GST amount for the purchase. ठीक है। See, make just a flow chart here. Suppose that here is a manufacturer. Here is a manufacturer, and then मैन्युफैक्चर के बाद आपको यहाँ मिलता है होलसेलर। ठीक है। एंड देन होलसेलर टू रिटेलर, और यू में से रिटेलर टू रिटेलर। ठीक है। तो व्हाट यू हैव सीन हियर, देयर आर थ्री पर्सन्स इन्वॉल्व इन दिस बिजनेस। वन इज मैन्युफैक्चरर, second one is wholesaler, and third one is retailer. And if I say if these all three belongs to the same state, suppose that UP, manufacturer is also from UP, wholesaler is also from UP, and retailer is also from UP. So these three are in the same, belongs to the same state, so the transaction is known as intra-state selling. अब इंट्रा-स्टेट सेलिंग में टैक्स कैसे फाइंड करेंगे, जीएसटी कैसे फाइंड करेंगे, कौन कितना टैक्स इसको देगा, यहाँ पे देखेंगे। सपोज दैट कि मैन्युफैक्चरर हैज मेड सर्टेन आइटम, कोई भी एक आइटम बनाता है और उसकी एमआरपी उस पे लगाता है कितना। सपोज दैट कि एमआरपी इसको फिक्स करता है, एमआरपी इक्वल 10,000। सिंपल आपको एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि कोई यहाँ दिख नहीं रहा होगा, तो इधर लिख रहे हैं एमआरपी जो है, एमआरपी आपको 10,000 दे रहा है। ठीक है। एमआरपी कितना डिसाइड किया, 10,000। अब कह रहा है कि मैन्युफैक्चरर ने कोई भी आइटम बनाया और बनाने के बाद उस पर एमआरपी डिसाइड किया 10,000। अब इस 10,000 में उसका लेबर कॉस्ट भी है, ठीक है, रॉ मटेरियल जो भी लाया उसका कॉस्ट है, और प्लस ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है, टोटल मिला करके, और प्लस जब भी कोई आइटम बनाता है तो उसको अगर बेचेगा तो बिना प्रॉफिट के बेचेगा नहीं, इसमें इसको अपना प्रॉफिट रख करके टोटल कॉस्ट आप एक कंफर्म करता है कि हम कितने में सेल करेंगे कि हमें भी कुछ प्रॉफिट होगा। तो वो उसने डिसाइड किया कि चलो जो आइटम बनाया उसको 10,000 में बेच रहे हैं। तो मैन्युफैक्चरर ने जो डिसाइड किया है उसके लिए एमआरपी उस आइटम का कितना है, 10,000। अब इस एमआरपी पे जब इसने होलसेलर को सेल करना चाहे तो होलसेलर विल आस्क सर्टेन डिस्काउंट, क्योंकि आप जानते भी हो कि जो फाइनली जिसको बेचना होगा या जो फाइनल
पर्टिकुलरली लास्ट में जो खरीदेगा वो एमआरपी से ऊपर नहीं खरीद सकता है। जैसे आप अगर किसी शॉप में जाओगे और सपोज दैट आप एक साबुन ले लो या कोई भी एक आइटम ले लो, ठीक है, अगर आप उसको खरीदते हो तो आप तुरंत बोलोगे कि इस पे एमआरपी, जैसे मान लो ये बॉटल है, अब इस बॉटल पे अगर यहाँ पे कॉस्ट दिखा रहा है 40 रुपीज, तो 40 का अगर 45 रुपीज कोई मांगता है तो आप तुरंत बोल दोगे कि इस पे एमआरपी 40 रुपीज दे रहा है, आप 45 क्यों मांग रहे हैं। तो वो आपसे बहाने क्या बनाएगा, झूठ क्या बोलेगा, भाई हमें इलेक्ट्रिक का बिल देना होता है, तो ये तो वैसे नॉर्मल के लिए कॉस्ट है, तो हमने इसको कोल्ड रखने के लिए जो फ्रीज का यूज करते हैं उसका हम आपके लिए अलग से चार्ज ले रहे हैं, ना कि इसका। तो वो तो उसका इश्यूज है, वो आप देते हैं, वो आपसे लेते हैं। लेकिन जनरली जो आइटम है जिसमें ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है या ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है, वहां पे आप एमआरपी से ज्यादा जो है देना नहीं चाहोगे। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर आप नहीं जा सकते एमआरपी से। देखो यहाँ पे 10,000 जिसने एमआरपी दिया है, अब अगर ये मैन्युफैक्चरर 10,000 पे दे रहा है तो रिटेलर तो 10,000 पे खरीदेगा नहीं, ठीक है। तो पहले ये सेल करेगा किसको, होलसेलर। होलसेलर जब सेल करेगा तो होलसेलर जब परचेज करेगा ये कुछ डिस्काउंट मांगेगा, कुछ डिस्काउंट मांगे। अब यहाँ भी पॉसिबिलिटी दो होती है, या तो मैन्युफैक्चरर सीधे सेल कर दे एमआरपी पे, समझो बात को, अगर मैन्युफैक्चरर 10,000 पे ही एमआरपी पे सेल कर रहा है होलसेलर को, तो इसका मतलब होलसेलर को इसका प्राइस क्या होगा, बढ़ाना पड़ेगा। देखो अगर मैन्युफैक्चरर 10,000 पे डायरेक्ट इसको सेल कर रहा है होलसेलर को, तो होलसेलर जब रिटेलर को सेल करेगा तो होलसेलर को इसकी एमआरपी क्या होना, चेंज करना पड़ेगा, या एमआरपी पे प्लस करके उसको देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये 10,000 पे खरीदा ही है। तो जब इसको बेचेगा तो बिना प्रॉफिट के नहीं बेचेगा, तो इस एमआरपी पे एक्स्ट्रा चार्ज लगाएगा और अपना अलग से एमआरपी लगाएगा, ठीक है। या दूसरा तरीका हो सकता है कि होलसेलर इस पे डिस्काउंट मांग ले और उस डिस्काउंट के बाद जो है इसको सेल करे। तो यहाँ दो तरीके से क्वेश्चन आते हैं, या तो मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट जो है मार्केट में सेल कर देता है होलसेलर को, या डिस्काउंट दे करके सेल करता है। तो सपोज है कि अगर होलसेलर ने 30% डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट जो है 30% दिया है मैन्युफैक्चरर, ध्यान देना बेटा, अगर मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को 30% का डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट अमाउंट निकालेंगे, और अगर डिस्काउंट अमाउंट आप निकाल रहे हो, डिस्काउंट अमाउंट अगर निकाल रहे हैं, ये कितना आ जाएगा, 10,000 मल्टीप्लाई 30%, ठीक है, क्योंकि इसने 30% डिस्काउंट दिया है। तो डिस्काउंट जब 30% निकालेंगे, 10,000 में डबल जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, डबल जीरो और ये सिंगल जीरो कितना आ गया, 3 टाइम जीरो और 3 1 जा 3, तो इसको 3,000 का डिस्काउंट मिल गया, मिला 3,000 का डिस्काउंट मिला। अब जब डिस्काउंट मिल जाए, डिस्काउंट माइनस करने के बाद इसमें पहली सेलिंग प्राइस है, पहली सेलिंग प्राइस आएगी, और पहली सेलिंग कितना होगा, 10,000, 10,000 में 3,000 माइनस कर दोगे, 3,000 10,000 में से आप माइनस कर दो कितना, 3,000, तो ये आपको मिल गया ₹7। समझ में आ रहा है? ये पहली सेलिंग प्राइस है जो मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को सेल किया है बाय गिविंग 30% डिस्काउंट ऑन एमआरपी। क्वेश्चन कैसे आएगा, अ मैन्युफैक्चरर सेल अ सर्टेन आइटम एट द 30% डिस्काउंट ऑन एमआरपी, और दूसरे तरीके से बोल सकता है, होलसेलर परचेज एन आइटम फ्रॉम मैन्युफैक्चरर at 30% discount whose MRP is 10,000। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, दोनों तरीके से क्वेश्चन, या तो आप कहो कि मैन्युफैक्चरर बेचा या होलसेलर खरीदा, एक ही चीज है, या तो इधर से पूछे या इधर से पूछे, बात वही है, ठीक है ना।
यहाँ पे सेलिंग प्राइस आ गया है, लेकिन अभी सेलिंग प्राइस की बात नहीं हुई है, क्योंकि आपको इसको टैक्स, जो खरीदता है वो टैक्स देता है, याद रखना, जो भी खरीदता है वो टैक्स पे करेगा। तो सपोज है कि जीएसटी, फिक्स जीएसटी, जो है वो 20%, सीधा सीधा ले रहे हैं ताकि आपको कैलकुलेशन में आसानी हो। देखो हमने लिया है, क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको जीएसटी दिया रहेगा, 20% की जीएसटी है, तो इसमें 20% आप जीएसटी चार्ज करोगे। जो खरीदता है वो टैक्स देता है। तो पहला खरीदार कौन है? होलसेलर। तो होलसेलर विल पे जीएसटी। तो जब जीएसटी की बात करेंगे तो जीएसटी कितना है? अब देखो इसको भी दो तरीके से कैलकुलेशन करेंगे, या तो 7,000 का डायरेक्ट 20% निकाल लो, और सिंस दीज आर बिलोंग्स टू द सेम स्टेट, तो जो जीएसटी आएगा उसको आप इसको डिवाइड कर देना। ठीक है, अब ये जीएसटी जो है डिवाइड होती है दो दो पार्ट में, एक सीजीएसटी आएगा और एक एसजीएसटी आएगा। इस वाले स्टेप में दिखा रहे हैं, फर्स्ट स्टेप सेलिंग पे जो आप टैक्स यहाँ पे दोगे जीएसटी, वो दो पार्ट में होगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। अब टोटल टैक्स कितना है? तो जीएसटी कितना है? 20%। तो ये इक्वली डिवाइडेड होते हैं, मतलब 10% सीजीएसटी एंड 10% एसजीएसटी। 10% एसजीएसटी एंड 10% सीजीएसटी। बोलो व्हाट इज द 10% ऑफ 7,000? What is 10% of 7,000? Anyone? 700. Good. 700. तो अगर 7,000 का 10% आप निकालोगे, 10 upon 100, 100 cancel out. This is equal to 700. This one is the GST, CGST. तो जितना CGST आएगा, सपोज यहाँ पे CGST आ गया कितना? 700, तो एसजीएसटी भी कितना आएगा? सेम आएगा, 700। तो टोटल जीएसटी अगर देखें तो टोटल कितना आ गया? रुपीज 1,400। 1,400, 700, देखो 700 प्लस 700, 1,400, 1,400। दिस इज द टोटल जीएसटी एट द फर्स्ट स्टेप सेलिंग। दो स्टेप में सेलिंग है, पहले स्टेप में 1400 जो है जीएसटी आया। अब देखो हमने कहा या तो डायरेक्ट 20% जीएसटी निकाल लो, तो 7,000 का 20% या डायरेक्ट आ जाएगा 14,000, एंड 14,000 को हाफ आप डिवाइड करोगे तो 700 आप 1400 को 700 आपका सीजीएसटी आएगा और 700 एसजीएसटी आएगा। तो इक्वली विल डिवाइड हियर। Now what is the total amount for this one? अगर होलसेलर को आप देखो तो टोटल कितना पड़ा है, इसको कितना पड़ा? तो 7,000 में इसने खरीदा है और प्लस जीएसटी, तो 7,000 अगर अमाउंट यहाँ पे निकालोगे, इसका आ जाएगा 7,000 और प्लस 1,400, यह आ जाएगा 8,400। ये तो फर्स्ट स्टेप की सेलिंग आ गई। अब सेकेंड स्टेप की बात करते हैं। सेकेंड स्टेप की बात करते हैं। सेकेंड स्टेप में जब होलसेलर ने परचेज कर लिया है, तो होलसेलर सेल टू द आइटम टू रिटेलर एंड ही गिव्स अ डिस्काउंट 10% ऑन एमआरपी। मान लो कि एमआरपी पे होलसेलर ने रिटेलर को मैन्युफैक्चरर ने इसको 30% दिया था, अब आप इसको मान लो कि 20% डिस्काउंट दे रहा है एमआरपी पे। तो डिस्काउंट कितना दिया? डिस्काउंट गिवन 20% ऑन एमआरपी। तो अगर एमआरपी में 20% डिस्काउंट दिया है होलसेलर, तो व्हाट इज द डिस्काउंटेड अमाउंट? बोलो। ऑन एमआरपी पे होलसेलर ने इसको डिस्काउंट दिया, टोटल डिस्काउंट अमाउंट निकाल 10,000 और 10,000 का 20% डिस्काउंट मल्टीप्लाई 20 अपॉन 100, 00 कैंसिल आउट, दिस इज इक्वल टू 2,000। 2,000 का डिस्काउंट दिया है किसने?
होलसेलर में। तो अगर इस स्टेप पे सेलिंग निकालेंगे तो दिस वन विल बी SP2 10,000, SP2 equal 10,000 minus 2,000 equal 8,000. This is the selling price at the second stage. But here is also retailer has to pay GST because it is purchasing the item from the wholesaler. Now what is the GST? GST is given 20%. GST is given 20%. बेटा एक चीज हमेशा याद रखना कि जब भी आप GST चार्ज करोगे तो वो जो सेलिंग प्राइस होगा उसी पे GST चार्ज होगी, ठीक है। जो भी जितने भी जो खरीदेगा उसमें GST चार्ज होगा। तो यहाँ पे पहले तो इससे 8,000 में होलसेलर ने रिटेलर को बेचा है या रिटेलर ने 8,000 में इसको परचेज किया। तो जब 8,000 में परचेज करेगा इस पे इसको GST पे करना पड़ेगा। अब GST है 20%। यहाँ पे अगर GST आप कैलकुलेट करोगे ये भी अगेन यू डिवाइड इन टू पार्ट CGST एंड SGST। टू पार्ट में डिवाइड होगा 10% CGST and 10% SGST. Who will tell me what is CGST 10% of 8,800? Good. So here 800 direct I am writing here 800 is the CGST and similarly 800 is the SGST. Both are same equally. So the total is you are saying here 800 plus 800 equal 1600 is the tax GST है। टोटल 1600 अगर यहाँ पे चार्ज हो रहा है थोड़ा इसको 1600 को इधर ले ले रहा है 1600 दिस इज द टैक्स फॉर द रिटेलर। अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन किस टाइप से इसमें ये तो रहा कैलकुलेशन, सिर्फ इसमें कैलकुलेशन हमने किया है कि दिस इज द टू स्टेप सेलिंग, स्टेप 1 स्टेप 2 यानी SP1 एंड SP2 एंड यू नो द टैक्स चार्ज इज ऑलवेज एन सेलिंग प्राइस। तो ये कैलकुलेशन के बाद अब आपसे क्वेश्चन करेगा इंडिविजुअली कि पहला क्वेश्चन अगर आपसे करता है कि व्हाट इज द टोटल अमाउंट फॉर द रिटेलर, टोटल अमाउंट फॉर द रिटेलर। तो जब रिटेलर ने कितना पे किया तो रिटेलर कितना पे करेगा, सेलिंग प्राइस इसका परचेजिंग प्राइस कितना है 8,000 और प्लस 8,000 और प्लस टोटल टैक्स जो कि 1600 है तो 1600 ये प्लस कर देगा 8,000 और 1,000 9,600। दिस इज द टोटल अमाउंट फॉर द रिटेलर। तो ये रिटेलर के लिए प्राइस हो जाएगा, रिटेलर के लिए अमाउंट हो जाएगा रिटेलर विल पे 9,600, ठीक है। क्योंकि देखो इसने 8,000 में तो खरीदा ही खरीदा था और टैक्स 1600 मिल गया तो टोटल 9,600 इसके लिए अमाउंट हो गया। अब नेक्स्ट में क्वेश्चन पे आते हैं। अगर आपसे पूछे कि हाउ मच GST विल पे बाय द होलसेलर, ये स्टेप इंपॉर्टेंट होता है। सेकंड स्टेप देखना, अगर आपसे क्वेश्चन करता है कि हाउ मच CGST विल पे बाय द होलसेलर, तो जब होलसेलर के लिए CGST पूछ रहा है तो यहाँ पे आपने कैलकुलेट किया है CGST कितना 700। तो ये जो मीडिएटर होता है ये जो भी टैक्स देता है वो जब आगे फॉरवर्ड करता है टैक्स तो जो नीचे के टैक्स इसको रिसीव होता है वो अपना अमाउंट उसमें से माइनस कर देता है, ठीक है, तब वो आगे प्रोसीड करता है। तो यहाँ पे होलसेलर ने वैसे पे किया कितना CGST 700, रिटेलर ने CGST कितना पे किया 800, तो ये अपना 700 माइनस कर ले। तो 800 में 700 माइनस किया कितना आ गया 100 रुपीज। तो अगर 100 ये जो 800 माइनस 700 इक्वल 100, ये जो टैक्स होगा ये जो टैक्स होगा CGST बाय होलसेलर के लिए होगा। एक्चुअल होलसेलर विल पे CGST ओनली ₹100
Firstly, he had paid 700, and after complete selling, he will collect 800 from retailer and will subtract his amount 700 which he has already paid. Will subtract from 800, the remaining 100 will pay to the manufacturer. ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझो, हमने क्या कहा है कि व्हाट इज द सीजीएसटी पे बाय होलसेलर। तो ये तो सिर्फ सीजीएसटी होलसेलर का हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द सीजीएसटी रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या व्हाट इज द टैक्स टोटल टैक्स रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो जब टोटल दो पार्ट है इसमें, रिसीव्ड की जब बात करेगा तो रिसीव्ड मतलब टोटल टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना जाएगा। The total tax will go to the central government, first input plus output minus input. So here input is what? Input is here 700. 700 is the input. So the final जो tax आपको finally CGST जो कलेक्ट होकर के सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा वो 700 जो इनपुट होगा और प्लस 800 माइनस 700 आउटपुट माइनस इनपुट। देखो जो भी 100 रुपीज फ्रॉम मीडिएटर, पहले तो मैन्युफैक्चरर जो पहला रिसीव करेगा वो तो देगा ही देगा, और प्लस 20 का जो टैक्स एडजस्टमेंट होकर के आएगा वो टोटल टैक्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। 800 700 प्लस 800 माइनस 700 again 800, CGST will pay by the central CGST total will collect by the central government is 800। तो आप कर रहे हैं, tell me, okay, total CGST by the central government will be collected 800। Okay student, I hope you have clear concept about the first type of selling,